नमस्कार, मैं हूं विक्रम उपाध्याय। इलेक्शन मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम यहां नोएडा में आईपीएस अधिकारी रहे विभूति नारायण राय के घर आए हैं और उनसे एक लंबी वार्ता करने वाले हैं। श्री विभूति नारायण राय 1975 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और ये यूपी कैडर से आते हैं। इनका अनुभव बहुत ही विस्तृत है। ये उत्तर प्रदेश के लगभग 8 मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं और सीमा पर वहाँ कश्मीर जाकर भी उन्होंने बीएसएफ का भी नेतृत्व किया है। उनसे हम जानते हैं इस देश की सुरक्षा के बारे में। उत्तर प्रदेश में जो कहा जाता है कि कभी माफिया राजनीतिज्ञों ने पनपाया और अब दावा किया जा रहा है कि किसी एक मुख्यमंत्री ने माफिया राज खत्म कर दिया है। तो इस तमाम मुद्दों पर श्री विभूति नारायण राय से हमारी यह वार्ता रहेगी। सर, आप 1975 बैच के आईपीएस रहे हैं और अभी हम 2024 में एक बहुत ही लगभग जो है हम ये कह सकते हैं 50 सालों का आपका एक अनुभव है। आप ज़रा विस्तार से बताइए, उत्तर प्रदेश में रहे आप बहुत समय तक पुलिस अधिकारी, किसके नेतृत्व में कौन सी ऐसी सरकार थी जिन्होंने माफिया राज को बढ़ाने में भूमिका निभाई, या कौन सी सरकार आप मानते हैं जो अभी जो दावा किया जा रहा है कि माफिया राज खत्म कर दिया किसी ने? देखिए, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि मेरा अनुभव ये कहता है कि लगभग हर राजनीतिक पार्टी जो वहाँ पर सरकार में रही है या जो विपक्ष में रही, चुनाव लड़ती रही, चुनाव हारती रही, जीतती रही, सबने खासतौर से 70 के बाद जो भारतीय राजनीति में परिवर्तन आया, जहां बाहुबलियों का स्वागत करना शुरू कर दिया राजनीतिक पार्टियों ने। एक ज़माने में जब ये उस तरह के बूथ होते थे, बैलेट बॉक्सेस वाले बूथ होते थे, बूथ लिटरेरी की एक पूरी की पूरी संस्कृति विकसित हुई। इनके मदद से, अपराधियों की मदद से पॉलिटिकल लोग अपने विरोधियों को वोट डालने से रोकते थे, अपने पक्ष में बूथ कैप्चरिंग कराते थे, उसमें ठप्पे मरवाते थे। और एक ज़माने में सेशन के आने के पहले तक जो इलेक्शन कमीशन था वो बहुत असहाय किस्म का एक आप कह सकते हैं एक संस्था होती थी, तो वो रोक नहीं पाती थी। तो लगभग सभी राजनीतिक दलों ने और सभी मुख्यमंत्रियों ने उत्तर प्रदेश के, जिनके साथ मैंने काम किया, उन्होंने किसी न किसी रूप में, मैं पाता था कि अपराधियों को लेकर उनके मन में आकर्षण था, और आकर्षण पॉलिटिकल कारणों से ज़्यादा था। एक ही दो ऐसे रहे होंगे जो अपराधियों को बहुत पसंद करते हों, लेकिन अपराधी उनके लिए अपरिहार्य हो गए थे, उनके लिए अनिवार्य हो गए थे। बिना अपराधियों को साथ लिए वो चुनाव लड़ नहीं पाते थे, जीत नहीं सकते थे। तो एक तरह से सभी ने किया, किसी एक का कहना तो मुश्किल है। इस समय जरूर एक स्थिति आई है जब एक दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से, और इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे जो संगठित अपराधी थे इस बीच में या तो मारे गए हैं, हालांकि मारे बड़े ड्यूबियस तरीकों से है, तो उससे तो मैं सहमत नहीं हूँ, या फिर उनको सजाएं दिलाई गई। देखिए, मुख्तार अंसारी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसने पहला अपराध जब किया तब ये 17 साल की 17 साल का था, और पहली जब सज़ा मिली तो लगभग पहले अपराध के 40 साल बाद मिली, 57 साल की उम्र में सज़ा मिली। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर हमारी न्यायिक प्रणाली ढंग से काम करती रहे और कानून कायदे से अपराधियों को सज़ा दिलाई जाए, तो बहुत से अपराधी शायद हो ना। अगर 17 साल के लड़के को सज़ा मिल जाती तो हो सकता आगे बढ़ के वो इतना बड़ा अपराधी ना होता। इसी तरह लगभग सभी के साथ था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कुछ तो पैरवी में तेज़ी आई है। एक सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया, जो MP MLAs कोर्ट अलग बनाई गई। हालांकि उसके बाद भी जो ताकतवर राजनेता हैं और अपराधी राजनेता है, वो कोशिश यही करते हैं कि उनका मुकदमा घिसटता रहे, किसी न किसी वजह से लंबा टलता रहे। अब ये पिछले कुछ वर्षों से ये बदलाव मैंने देखा कि मुकदमों की पैरवी अच्छी हो रही है, और जो एक सबसे बड़ी दिक्कत होती थी कि उसको ला करके अदालत में पेश करना अपराधी को, अब बांदा जेल से आप उसे जौनपुर की अदालत में ला रहे हैं, बदायूं से बलिया ला रहे हैं, तो उसमें लॉजिस्टिक्स की समस्या तो थी, और किसी न किसी वजह से वो अपनी उपस्थिति टलवा देता था। तो अब जब से ये कैमरे पर ऑनलाइन उनकी उपस्थिति दर्ज होने लगी, तो इसमें भी सुधार आया है। तो कुल मिलाकर के पिछले कुछ वर्षों में संगठित अपराधों में उत्तर प्रदेश में एक, जिसे आप कह सकते हैं कि संतोषजनक काम हुआ है। हालांकि जिन तरीकों से हुआ है उनसे मैं सहमत नहीं हूँ और मैं हमेशा उसका विरोध करता रहा हूँ। सर, आपने नारायण दत्त तिवारी के साथ काम किया, मुलायम सिंह के साथ काम किया, राजनाथ सिंह के साथ काम किया, इवन बहन मायावती जी के साथ काम किया। आप विभिन्न जिलों में पुलिस अधिकारी रहे होंगे। कोई ऐसा आपको उदाहरण आता है जब किसी की सरकार में सबसे ज़्यादा गुंडों को बचाने या माफियाओं को बचाने की पैरवी आपके पास आई हो? तो बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन एक देखिए जो दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ थी, ख़ासतौर से मायावती जी के ज़माने में, और भी दूसरे मुख्यमंत्री भी इससे अछूते नहीं रहे,
वो एक ये प्रवृत्ति थी कि पुलिस को लगभग एक घोषित किस्म के निर्देश थे कि मुकदमे न दर्ज किए जाएं। थानों में मुकदमे नहीं दर्ज होते थे तो अखबारों में एक बड़ा बयान दे सकते थे, आंकड़े जारी कर सकते थे कि अपराध कम हो गए। अपराध कम हम नहीं होते थे, लेकिन किसी एक का नाम मैं क्या लूँ, सिर्फ नारायण दत्त तिवारी मुझे याद है कि जिनका पुलिस में बहुत कम जिनकी दिलचस्पी होती थी, वो विकास के कामों में, वो रात में निकल जाते सड़क देखने के लिए और दूसरे, तो पुलिस के कामों में बड़ी उनकी दिलचस्पी नहीं थी। बाकी सबके लिए पुलिस बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता था और उस महत्वपूर्ण अंग को अगर वो सुधारने की कोशिश करते, बेहतर बनाने की कोशिश करते तो शायद अच्छा चेहरा बनता, लेकिन उसमें किसी ने बहुत दिलचस्पी ली नहीं। ज़्यादातर की दिलचस्पी यही थी कि वो जब बहुत हल्ला गुल्ला हो तो अपराधियों को मार दिया जाए, उनके विरोधियों की टांग तोड़ दी जाए, उनके समर्थकों को छोड़ दी। इन्हीं सब चीज़ों में मुख्यमंत्री लोग उलझे रहे। आप कह रहे हैं कि ज़्यादा लोगों ने पुलिस में दिलचस्पी नहीं ली या पुलिस के काम में दखल नहीं दिया। फिर भी आप देखेंगे गोरखपुर से लेकर और इलाहाबाद तक एक से एक माफिया पैदा हुए हैं और 1970 से लेके 2010 तक मैं कहूँगा उसमें आपके जो है गोरखपुर के भी बहुत सारे लोग थे, इधर बनारस के थे, बलिया के लोग थे। तो ये लोग इससे पैदा कैसे हो गए, ये लोग इतने बड़े कैसे हो गए? देखिए 1980 के बाद एक बड़ा गुणात्मक परिवर्तन आया, राजनीति का अपराधीकरण, और राजनीति में जिसे आप कह सकते हैं कि बहुत उच्छृंखल किस्म के तत्वों का प्रवेश हुआ और उसमें फिर धीरे धीरे अपराधियों पर राजनीतिज्ञों की, जिसे आप कह सकते हैं डिपेंडेंस, उनके ऊपर भरोसा बढ़ता गया। पहले तो ये जो माफिया थे या जो गैंगस्टर थे, जो अपराधी थे, उन्होंने अपना इस्तेमाल होने दिया। फिर उनके समझ में आया कि अगर वो जहाँ बूथ कैप्चर करके किसी को जिता सकते हैं, वो गुंडागर्दी करके जो वो खुद क्यों नहीं मुख्यमंत्री हो जाते, खुद क्यों नहीं मंत्री हो जाते। और ऐसा हुआ। देखे ये कल्याण सिंह जी की सरकार बनी, बहुत बड़ी, उस समय ये नहीं था, रिस्ट्रिक्शन नहीं था कितने % विधायक मंत्री हो सकते हैं, 100 के करीब का मंत्रिमंडल था और उसमें जाहिर एक मजबूरी थी। बहुत सारे अपराधी, प्रतापगढ़ के, गोरखपुर के बहुत सारे अपराधी उसमें मंत्री हो गए। मुलायम सिंह तो शायद मुझे लगता नहीं कि उनको कोई बहुत अपराधियों को ले करके उनके मन में कोई वितृष्णा थी, तो वो अक्सर उनके मंत्रिमंडल में आप पाएंगे कि अपराधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी माफिया और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में जगह पाते थे। तो लगभग सभी ने किया। ये एक दुख की बात है। अब जिस तरह से हो रहा है, अगर ये होता, अगर मुकदमों का, अभी देखिए IPC CRPC वगैरह में जो अमेंडमेंट हुआ, जो ये सरकार नए भारतीय न्याय संहिता और ये सब लाई है, अब उसका मेरे ख्याल से 1-2 महीने में अनुपालन भी शुरू हो जाएगा। उसमें एक समय सीमा तय की गई है कि 3 साल के अंदर मुकदमों का फैसला हो जाए। अगर ये सचमुच हो गया, जिसमें मेरे मन में बहुत संशय है, क्योंकि जितनी संस्थाएं, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रोसिक्यूशन हो, चाहे अपराधी हो, राजनेता हो, किसी की बहुत दिलचस्पी इसको लागू करने में मेरा मानना है कि नहीं होगी, जब तक कि सरकार बड़ी सख्ती के साथ इसको लागू नहीं कराएगी और सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर मॉनिटरिंग नहीं होगी कि 3 साल के अंदर मुकदमों का फैसला हो जाए, तब तक इसको लागू करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर ये लागू हो गया और सचमुच अपराधियों को आप जो सामान्य न्यायिक प्रणाली है, न्यायिक व्यवस्था है, उसमें आप सज़ा देने लगे, तो ये फर्जी एनकाउंटरों की, या जैसे उत्तर प्रदेश में इस समय हर आदमी जो पकड़ा जा रहा है उसके पैर में गोली मार दी जा रही, ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कानून, कायदा, संविधान, ये पुलिस के लिए पवित्र होगा और पुलिस एक, जिसे आप कहें, सभ्य समाज की पुलिस की तरह काम करेगी। सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि गुंडे अगर राजनीति की उपज हैं, तो कुछ लोग जो, जैसे कल्याण सिंह का नाम लिया जाता है, इवन मायावती के बारे में भी कहा जाता है कि प्रशासन बड़ा सख्त था, लेकिन मैंने देखा कल्याण सिंह और उसके बाद ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ये गुंडों को सीधे जो है शूट आउट करने में ज़्यादा इनका इंटरेस्ट है। ये आप कानून प्रक्रिया में कमी की बात मानते हैं या यही तरीका है गुंडों से निपटने का? नहीं, ये तरीका तो बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे कानून की कमजोरी है ना। हम कानून के द्वारा क्यों नहीं सज़ा दे पाते? मैंने आपसे कहा ना कि अगर एक ताकतवर आदमी है, मतलब वो जाति के स्तर पे बहुत ताकतवर हो, पैसे के स्तर पे ताकतवर हो, उसका पॉलिटिकल उसके पास क्लाउट हो, तो सज़ा देना वो एकदम असंभव है। मतलब भारतीय जो पूरी व्यवस्था है उसमें आप कल्पना ही नहीं कर सकते। जैसे जब ये मुख्तार को सज़ा हुई, अब तो खैर मुख्तार मर गया, तो मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन फिर मैंने देखा कि इसे कितने सब पता चला कि ये तो 40 साल से अपराध कर रहा था, 40 साल बाद पहली सज़ा हुई, और उसके बाद तो फिर 5-6 मुकदमों में सज़ा हो गई। अतीक को आप देखिए, अतीक एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में मारा गया, लेकिन अगर उसे अदालत में सज़ा दी होती, अदालत में फांसी की सज़ा दी होती, तो मैं बहुत खुश होता है कि कम से कम एक कानूनी
लेकिन अक्सर हमारे बीच हमारे अपने लोग कहते हैं कि साहब कानून तो कुछ कर नहीं सकता, तो यही एक रास्ता बचा है। तो ये एक रास्ता सही रास्ता नहीं है। सरकार को इसमें एक, आप देखिए, हम कहते हैं हमने वर्ल्ड क्लास सड़कें बना दी, मुंबई से लेकर दिल्ली तक 1 लाख करोड़ रुपए में एक सड़क बन रही है। इसमें जो 5-6 प्रदेश हैं, इनमें क्यों नहीं हम वर्ल्ड क्लास अदालतें बना सकते, क्यों नहीं वर्ल्ड क्लास पुलिस बना सकते जो तेज़ी के साथ मुकदमों का निस्तारण कराए, इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशनली करे, उसको साइंटिफिक एड्स के ज़्यादा वो दिए जाए। जो संख्या है, देखिए अदालतों में भी न्यायाधीशों की संख्या कम है, 10,000 की आबादी में जितने होने चाहिए जो विश्व स्टैंडर्ड है उससे बहुत कम है, पुलिस की संख्या बहुत कम है। तो इन सबको हम बराबर कर, मतलब एक आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सरकार को इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये खतरनाक शॉर्टकट है कि हम वैसे तो सज़ा दिला नहीं पा रहे हैं, तो चलिए हम पकड़ के मार देते हैं। तो ये एक असभ्य समाज का तरीका है। सर, ये पहली बार नहीं हुआ है कि जेल जाते समय या अदालत जाते समय या किसी और जाते समय जो है किसी को मार दी कोई गोली और कोई मर गया हो, लेकिन अतीक और इधर मुख्तार दोनों की मौत को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, सही कह रहे हैं आप कि ये पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन जब भी हुआ होगा तो सवाल उठे होंगे। ऐसा ज़्यादातर होता था कि कोई दूसरा विरोधी गैंग आकर के मार दे। अदालतों में आप देखते हैं हत्याएं हो जाती हैं, लेकिन अगर राज्य के ऊपर उंगली उठे कि नहीं राज्य की इसमें भागीदारी है, तो हमें गंभीरता से लेना चाहिए, है ना। जैसे मुख्तार खुद भी पिछले 3 महीने से शोर मचा रहा था कि उसको जहर दिया जा रहा है। उसने अदालत में एक दरख्वास्त दी थी, उसके भाई, उसके भतीजे, उसका बेटा, ये सब शोर मचा रहे थे कि उसको जहर दिया जा रहा है। तो अच्छा, वहाँ एक मेडिकल कॉलेज था बांदा में, आप बजाय मेडिकल कॉलेज में रखने के लिए 5-7 घंटे के लिए ले जाते थे, फिर अस्पताल, फिर उसे वापस जेल ले आते थे। बीमार था, चल फिर नहीं पा रहा था, बहुत बुरी स्थिति थी शारीरिक रूप से। तो राज्य को अपने को निष्पक्ष दिखना चाहिए, और निष्पक्ष है ये साबित भी करना चाहिए। ये अब उनके परिवार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो साबित करें, अब ये उत्तर प्रदेश राज्य की जिम्मेदारी है कि वो साबित करे कि उसके हाथ क्लीन है। मैं समझता हूँ, देखिए योगी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, जो अदालतों से फैसले होने लगे। ये फैसले पिछले 4-6 सालों में ही आपको इतनी तेज़ दिख रहे हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी एक कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने एक स्पेशल अदालतें बना दी, MP MLA की अदालतें अलग हो गई, तो उसमें बहुत लंबी तारीखें पढ़े भी तब भी 2-3 साल में फैसला हो जाता है। लेकिन ये तो एक जो उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल नेतृत्व है, उसकी भी हमें तारीफ़ करनी पड़ेगी कि उन्होंने अपनी पैरवी बेहतर कराई है। जेलों में जो इंतज़ाम है, आप जेल से क्यों उन्हें कचहरी लाया जाए, है ना। अब तो आप बैठ करके ऑनलाइन सारे आपके सेमिनार्स हो रहे हैं, सब वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हो सकता है। तो हर जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा हो, हर अदालत में हो। और एक थोड़ा हमारा, जैसे मेरा एक परिचित एक अदालत में काम करता है, बाबू है, वो कह रहा है कि ज़्यादातर अदालतों में आकर के उत्तर प्रदेश के वो कैमरे और कंप्यूटर वो सब बंधे पड़े हुए, उनका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। उसकी वजह सिर्फ ये है ना कि पहली बार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में हमें हिचक होती है। हम ही लोगों ने जब कंप्यूटर शुरू किया होगा, लैपटॉप आया होगा, तो हमें सालों लग गया। मुझे तो कम से व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, मुझे लगता था कि मैं तो सीख ही नहीं पाऊँगा। अब हालत ये है कि मैं कागज़ कलम से नहीं लिख पाता हूँ, मुझे सब कुछ टाइप करने में आनंद आता है। तो उन्हें हम अगर फोर्स करें, मजबूर करें, सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर करे, हाई कोर्ट उसका उस पर नज़र रखे, तो सारी अदालतें करने लगेंगी। फिर जेलों में इसे कंपलसरी कर दें, एक जेल में एक ही कॉन्फ्रेंसिंग हॉल क्यों हो, हम 10 बना दें। अलग अलग अदालतों में जो कैदी जा रहे हैं वहीं से बैठ करके उनकी पेशी हो जाए। कितना खर्चा बचेगा। आप सोचिए ना कि रोज़ सवेरे ट्रकों में लाद के ले जाया जाता है, फिर कचहरी में खाली उनका शक्ल दिखा करके बयान वयान नहीं होता, उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ रिमांड लेने के लिए उनको लेके आप जा रहे हैं, फिर वो वापस आ रहे हैं। तो ये खर्चा भी बचेगा, और ये जो अपराध का एक ख़ास तरह का चेन बन जाता है। वो जब बाहर जाता है तो अपने आप देखिए कचहरी में उससे मिलने वाले कौन लोग आ रहे हैं, किस तरह के आपस में संवाद हो रहे हैं, तो एक तरह से वो अपराध की योजनाएं बनाने और फर्दर अपराध करने में उसका इस्तेमाल करता है। तो ये सब बच जाएगा। सर, एक सवाल पूछूंगा इसी से जुड़ा हुआ, पॉलिटिकल नैरेटिव्स का। आजकल लोग कहते हैं योगी मॉडल इसको, कि आतंकवादियों को की तरह जो है गुंडों को भी तत्काल उनको जो है उनके किए का जो है सज़ा उनको दे दी जाए। और योगी भी इसको छुपाते नहीं हैं, बल्कि वो अपनी सभाओं में कहते हैं कि यूपी में या तो
जेल जा रहे हैं या ऊपर जाएं, किसी अपराधी के लिए जगह नहीं है कि समाज में कोई वो गलत काम करे। तो ये जो इतने गर्व से कहते हैं, और बाकी जो बीजेपी भी जो कहती है इसको कि योगी मॉडल, तो आप इसके पॉलिटिकल नैरेटिव्स को, जो गुंडों को ख़त्म करने का या गुंडों को सजा दिलाने का जो एक काम है, उसको पॉलिटिकल नैरेटिव्स में बदलने का आप कितना उचित मानते हैं? मैं बिल्कुल उचित नहीं मानता। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इसका पॉलिटिकल गेन हो रहा है। जनता पीड़ित है, आतंकित है, प्रताड़ित है। वो देख रही है कि हम सामान्य कानून कायदे से अपराधियों को सज़ा नहीं दे पा रहे हैं। अपराधी जिसका चाहते हैं घर कब्जा कर लेते हैं, जिस महिला को चाहे छेड़ दें, उनके खिलाफ मुकदमा कायम हो तो कोई किसी गवाह की हिम्मत नहीं जाने की, कोई जाए उसे रास्ते में मार दें। तो अपराधी एक तरह से कानून के ऊपर हो गया। लेकिन मैं इसका समर्थक नहीं हूँ कि ऐसे अपराधी को आप सड़क पर मार दें या ऐसे अपराधी को किसी ड्यूबियस तरीके से आप मार दें, ये सही नहीं है। योगी जी का जो दूसरा पक्ष है उसका मैं समर्थक हूँ, जिसमें अदालतों में पेशियाँ हों, अदालतों में गवाहियाँ हों। और अभी जो नया कानून बना, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि 3 साल के अंदर फैसला हो जाए, आप सिर्फ इसी को सुनिश्चित करा दीजिए कि 3 साल के अंदर फैसला हो जाए, तो मैं समझता हूँ कन्विक्शन का रेट ही 20-25% बढ़ जाएगा सिर्फ इसी एक कदम से। बहुत से लोग छूट जाएंगे, छूटने दीजिए। लेकिन ये कहना कि आप किसी को लाइए और उसको मार दीजिए, जनता उससे खुश है। मैं खुद मैंने 6 जिलों की कप्तानी की। मैं देखता हूँ कि सबसे मतलब एक मुझे बड़ा कई बार शॉकिंग लगता था कि लोग आके इसकी शिकायत करते थे कि साहब फलाने को पकड़ के पुलिस ले गई है और अभी तक उसकी पिटाई नहीं, उसको उल्टा नहीं लटकाया गया। या किसी दरोगा की तारीफ़ में कहते थे, वो वहाँ काउंटर कहा जाता था, एनकाउंटर, कि साहब ये दरोगा बड़ा काउंटर करता है। तो मुझे तो बड़ा रिपल्सिव, बड़ी वितृष्णा होती थी कि भाई आप एक कैसी पुलिस चाहते हैं? आप ऐसी पुलिस चाहते हैं जिसके लिए कानून कायदे कोई मतलब ना हो, जो संविधान को ठेंगे पर रखती हो, जो आपका जो सामान्य न्यायिक प्रणाली है उसमें उसका विश्वास ही नहीं है। आपने उसको जज, जल्लाद, प्रोसिक्यूटर, इन्वेस्टिगेटर, सबका रोल एक आदमी को दे दिया। तो ये ख़राब चीज़ है। तो जहाँ योगी जी के इस बात का तो मैं प्रशंसक हूँ कि अदालतों में फ़ैसले हो रहे हैं और सज़ाएँ हो रही हैं। मतलब मैं तो अखबार में, जाहिर है कि बहुत से लोगों की दिलचस्पी नहीं, लेकिन अब पुलिस का बैकग्राउंड होने की वजह से मेरी दिलचस्पी है। मैं देखता हूँ जब कोई सज़ा होती है, सबसे पहले मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कितना पुराना मुकदमा है। और मुझे देख के बड़ी निराशा होती है, जो सज़ा भी हुई करीब 10 साल पुराना मुकदमा था। बहुत रेयर उसमें 2-3 साल के अंदर किसी मुकदमे में सज़ा होते हुए पाता हूँ मैं। तो इसी को हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एक बेहतर और एक सभ्य समाज की पुलिसिंग की ज़रूरत है। एक छोटा सा जवाब और चाहूँगा इसी योगी के उस पे, कि जब ये सपा की बात आती है तो ये कहा जाता है ये गुंडों की पार्टी है, और पीछे जब सरकारें थी भी तो शहर शहर छोटे छोटे गुंडे भी जो है ना काफ़ी एक्टिव हुआ करते थे। तो अभी जो आप खबरें पढ़ रहे हैं उसमें ये कहा गया है कि योगी इस बार जो है पुलिस के काम में कोई दखल नहीं देते हैं, और थानेदारों को इस बात की खुली छूट है कि वो अपने मर्जी से अपने क्षेत्र का जो है ना वो अपराध नियंत्रण कर सकते हैं। ये आप क्या देखते हैं, आप महसूस करते हैं? ये देखिए, ये बात सही है कि जो परसेप्शन बना था पिछली सरकार का, सपा की सरकार का, वो दुर्भाग्य से यही बन गया था। उसके पीछे कुछ ठोस वास्तविकताएं भी रही होंगी, लेकिन वो परसेप्शन ज़रूरी नहीं है। जो नैरेटिव बिल्ड होता है ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, लेकिन वो नैरेटिव बन गया था और इसका फ़ायदा मिला बीजेपी को, योगी जी को इसका फ़ायदा मिला। और अगर ये कर रहे हैं, चूँकि अब तो मैं 10 साल हो गया मुझे रिटायरमेंट के, तो मुझे पता नहीं कि थानों के कामकाज में कितना दखलंदाजी जो लोकल विधायक या लोकल सांसद है वो कर रहे होंगे, या लोकल सत्ता पार्टी के लोग कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुख्य चीज़ है ना, देखिए मेरा विश्वास इसमें है कि क्राइम कंट्रोल करने के लिए ये कोई तरीका नहीं है कि आप 3rd डिग्री करें, आप लोगों को गोली मार दें, आप उनकी जान ले लें। ये कोई तरीका नहीं। तरीका यही है कि आप ईमानदारी के साथ मुकदमे कायम करें, ईमानदारी के साथ अपना ईमानदारी और प्रोफेशनली अपना इन्वेस्टिगेशन करें, और उसके लिए सरकार आपको ज़रूरी साधन मुहैया करे, और प्रोसिक्यूशन अच्छा हो, और अदालतों में तेज़ी के साथ सुनवाई हो, तेज़ी के साथ कार्रवाई हो। अगर मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि ये बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा जो अभी केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने जो किया है। सिर्फ ये सुनिश्चित करा दें कि 3 साल के अंदर मुकदमों का फैसला हो जाएगा, क्योंकि इतने वेस्टेड इंटरेस्ट है ना वकील चाहेंगे, ना प्रोसिक्यूटर चाहेंगे, ना पुलिस का इन्वेस्टिगेटर चाहेगा, यहाँ तक कि जो एक्यूज्ड है वो भी नहीं चाहेगा। मतलब वो सब पूरी कोशिश करेंगे कि जितना लंबा खिंच जाए, और उसी में फिर वो बच जाता है।
तो ये थे हमारे साथ विभूति नारायण राय जी, जो पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं। इनसे हमने उत्तर प्रदेश की राजनीति, आपराधिक छवि वाले नेता और मुख्यमंत्रियों का क्या किसके प्रति रवैया रहा, इनसे हमने जुड़ी बातचीत की। उम्मीद है ये बातचीत आपको पसंद आएगी। आप इलेक्शन मंत्रा देखना ना भूलें और इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।